बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम रासायनिक विज्ञान पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भाग 2। तो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितनी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? मुख्यतः 5 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहली, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक को ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, योगात्मक। योगात्मक मतलब जुड़ना। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। अब हम पदार्थ को तोड़ने के लिए किसी न किसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह ऊर्जा ऊष्मा हो सकती है। अगर हम एक पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग करते हैं तो इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, तब हम इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा प्रकार, यदि हम प्रकाश का उपयोग करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं किसी भी पदार्थ को अपघटन करने के लिए, तब यह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक तत्व जो अधिक क्रियाशील होगा वो किसी यौगिक के तत्व जो कम क्रियाशील होता है उसको हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। चौथे प्रकार की अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्वि का अर्थ है 2, जहां पर 2 यौगिक मिलकर 2 नए यौगिकों का निर्माण करें, किंतु इनके आयन 2 आयन एक दूसरे को परस्पर प्रतिस्थापित करते हो, तब हम उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर 2 यौगिक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे, 2 नए यौगिकों का निर्माण करेंगे, किंतु उनके आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर A के साथ C और B के साथ D। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं B के स्थान पर C आया और C के स्थान पर B। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा प्रकार, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत हम पढ़ते हैं 2 अभिक्रियाएं। पहली, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, दूसरी अपचयन अभिक्रियाएं। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन 5 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में एवं इनके उदाहरण के बारे में। आइए जानते हैं प्रथम प्रकार की अभिक्रियाएं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ युग्मित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ युग्मित मतलब जुड़कर, मिलकर, एक साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, उन अभिक्रियाओं को हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद की संख्या केवल एक ही प्राप्त हो, उनको हम योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण, कोयले का दहन। कोयला मतलब कार्बन, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है कार्बन, एस यहाँ पर उसकी ठोस अवस्था को दर्शा रहा है। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जब कोयला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ही उत्पाद बनाता है। इस प्रकार यह एक योगात्मक अभिक्रिया हुई, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक तो 2 हैं किंतु उत्पाद केवल एक ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बेरियम की अवस्था यहाँ पर ठोस दिखाई गई है। जब अभिक्रिया करता है फ्लोरीन के साथ, F तो यहाँ पर फ्लोरीन है जी, उसकी गैसीय अवस्था को दर्शा रहा है। अब ये अभिक्रिया कर यहाँ पर बेरियम फ्लोराइड एक उत्पाद बनाते हैं जिसकी अवस्था भी ठोस होगी। तो हमने देखा इन उदाहरण में अभिकारक की संख्या 2 है, लेकिन उत्पाद केवल एक ही प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से योगात्मक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं, जहां पर अभिकारक की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी,
लेकिन उत्पाद की संख्या केवल एक ही प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई सह उत्पाद ना बनता हो या केवल एक ही उत्पाद प्राप्त होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रियाएं कहेंगे। तो आइए जानते हैं द्वितीय प्रकार की अभिक्रिया के बारे में। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत आदि की उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों अथवा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं में एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक के कारण, जैसे बाह्य कारक क्या हो सकता है, ऊष्मा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, इनकी उपस्थिति में दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों या अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए तो हम ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जिसको कोई यौगिक है C, इसमें हम ऊष्मा डालते हैं तो यहाँ पर ये अपघटित होकर A+B, दो सरल तत्व A+B में अपघटित हो जाता है। ये अभिक्रियाएं योगात्मक क्रियाओं के विपरीत होती हैं। योगात्मक क्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व एक साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हो या एक ही उत्पाद का निर्माण करते हो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रिया है। और दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक एक है, उत्पाद दो या दो से अधिक। यहाँ पर अभिकारक दो या दो से अधिक होंगे लेकिन उत्पाद केवल एक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत होती हैं। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ पर सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, और S यहाँ पर ठोस अवस्था को दर्शाता है। जैसे ही हम इसमें ऊष्मा देते हैं तो यह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब हम इसमें पानी मिला देते हैं तो यह बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो हमने जाना वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक के कारण, किसी ऊर्जा के कारण, चाहे वो ऊष्मा हो, चाहे प्रकाश की ऊर्जा हो, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा के कारण दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों या अवयवी तत्वों में अपघटित यानी टूट जाता है, तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जानते हैं वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहली ऊष्मीय अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अपघटन अभिक्रिया या ऐसे वियोजन अभिक्रियाएं जिसमें एक बड़े यौगिक को ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल यौगिकों या अवयवी तत्वों में तोड़ा जाता हो, तो ऐसी अपघटन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहेंगे। उदाहरण PbNO3 ट्वाइस। PbNO3 ट्वाइस सूत्र होता है लेड नाइट्रेट का, और यह यहाँ पर S दर्शाता है इसकी ठोस अवस्था को। जैसे ही हम इसमें ऊष्मा देते हैं तो यह अपघटित होकर तीन अवयवों में टूट जाता है, जो कि होंगे लेड ऑक्साइड ठोस अवस्था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लाल भूरे रंग की होती है। देख सकते हैं लेड नाइट्रेट में ऊष्मा देने पर वह तीन यौगिक बनाता है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाल भूरे रंग की गैस होती है, ऑक्सीजन वह गैस होती है जिसे हम अपनी श्वसन क्रिया के लिए उपयोग करते हैं यानी रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और लेड ऑक्साइड यहाँ पर ठोस अवस्था में एक पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। हमने जाना ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी एक बड़े यौगिक को ऊष्मा देने पर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में या उसके अवयवी तत्वों में तोड़ा जा सके, अपघटित किया जा सके, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो आइए जानते हैं अपघटन अभिक्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में,
विद्युत अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम किसी भी यौगिक को अपघटित कराने के लिए विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और वह यौगिक अपने दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम विद्युत अपघटित अभिक्रियाएं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि हमें यहाँ पर उस यौगिक का जलीय विलयन या उसे गलित अवस्था में उपयोग करना होगा, तभी उसमें हम विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करा सकते हैं। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पर हम दो धातु की परतें यूज करते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, जल के विलयन में डुबा देते हैं। उन परतों को सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। अब सेल का एक सिरा माइनस चार्ज, दूसरा सिरा प्लस चार्ज होता है। तो जिस सिरे को हम प्लस चार्ज से जोड़ते हैं उसको यहाँ पर हम एनोड कहते हैं। वह जिस छड़ को हम माइनस सिरे से जोड़ते हैं उसको हम यहाँ पर कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जल जब यहाँ पर अपघटित होता है तो वह हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पर कैथोड पर प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस हमें यहाँ पर एनोड पर प्राप्त होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस का और हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस का। जो धन आयन है, जो धन आयन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ पर माइनस वाली इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता है, और जो अपने आप में ऋण आयन है मतलब माइनस चार्ज है, वो यहाँ पर धन आयन वाली यानी धनायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज वाली परत पर जाकर इकट्ठा होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर यानी प्लस वाली चीज कैथोड पर तथा ऋणायन यानी माइनस वाली चीज एनोड पर इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है। उदाहरण, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जैसा कि यहाँ दर्शाया, जल में हम थोड़ा सा अम्ल यहाँ पे डाल लेते हैं। अम्ल क्या काम करेगा, यहाँ पर आयंस को उत्पन्न कराएगा जिससे विद्युत ऊर्जा अधिक से अधिक प्रवाहित हो सके। तो जल यहाँ पर अपघटित होकर हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं जल के दो अणु हाइड्रोजन के दो अणु को उत्पन्न करते हैं, इसी के साथ ऑक्सीजन का केवल एक अणु बनता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होगा। तो हमने जाना विद्युत अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक को अपघटित कराने के लिए विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती हो, उन अभिक्रियाओं को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण, जल में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर वह हाइड्रोजन गैस व ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। जानते हैं अपघटन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया का, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। यानी जब हम किसी यौगिक को अपघटित करने के लिए या वियोजन करने के लिए यानी तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं तब वह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, CH4 मीथेन गैस, मीथेन का सूत्र है यहाँ पे CH4 जी प्रदर्शित करता है यहाँ पर मीथेन की गैसीय अवस्था। जब हम यहाँ पर उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वह यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl सूत्र होता है मिथाइल क्लोराइड का, जी यहाँ पर दर्शाता है उसकी गैसीय अवस्था को। उसी के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। इस तरह से AgCl सूत्र होता है सिल्वर क्लोराइड, Ag क्लोराइड, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है ठोस अवस्था में। जब हम यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को H से भी दर्शा सकते हैं। और AgCl जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सिल्वर व क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। उपयुक्त अभिक्रिया यानी AgCl वाली अभिक्रिया का उपयोग श्वेत स्वान फोटोग्राफी में किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, या तो सिल्वर क्लोराइड है
या फिर सिल्वर ब्रोमाइड है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। सूर्य के प्रकाश में ग्रे यानी स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। हमने जाना प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक को अपघटित करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वे अभिक्रियाएं प्रकाश अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमने दो उदाहरण देखे, पहला मीथेन का अपघटन, दूसरा सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। और हमने जाना सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड कोई सी भी अभिक्रिया को हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में से कोई सा भी ग्रे यानी स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के योग उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित करता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि यहां दर्शाया गया, जिंक ठोस अवस्था में है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन व कॉपर ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर एक कम क्रियाशील तत्व है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक कॉपर के स्थान पर आ चुका है। तो इस प्रकार हम कहेंगे जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है जिसने कम क्रियाशील तत्व यानी कॉपर को उसके विलयन से पृथक कर दिया है। और हम यहाँ पर रंग का परिवर्तन देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, वह जिंक सल्फेट का विलयन रंगहीन यानी कलरलेस होता है। तो हम अधिकतर विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में विलयनों के रंग में परिवर्तन देख सकते हैं। पर हमने जाना प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, क्रियाएं जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित करता हो। जैसा कि यहाँ पे जिंक ने कॉपर को प्रतिस्थापित किया है कॉपर सल्फेट के विलयन से और बना के दिया जिंक सल्फेट का विलयन वह कॉपर विलयन से अलग हो चुका है, जो कि ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। ये जानते हैं चौथे प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का ही दूसरा नाम उभय अपघटन अभिक्रियाएं होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें उभय अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक अभिक्रिया करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, किंतु उनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि उदाहरण में दर्शाया गया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सूत्र है सोडियम सल्फेट का, एक यहाँ दर्शाता है विलयन अवस्था को, और यहाँ पर यह अभिक्रिया करता है BaCl2 सूत्र होता है बेरियम क्लोराइड का, जो विलयन अवस्था में है। हम यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ, और उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं बेरियम सल्फेट BSO4 मतलब बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में यानी अवक्षेप। इस ठोस अवस्था को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अवक्षेप, PPT प्रेसिपिटेट। और उसी के साथ क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, AQ मतलब विलयन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम के साथ था सल्फेट, बेरियम के साथ था क्लोराइड, लेकिन उत्पाद में बेरियम के साथ आ चुका है सल्फेट और सोडियम के साथ आ चुका है क्लोरीन, यानी सोडियम क्लोरीन और बेरियम सल्फेट। यहाँ पर BSO4 बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो यहाँ पर सफेद रंग का अवक्षेप होता है। देखा, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन उन यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है और अधिकतर इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का बनना देखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप का बनना। जानते हैं पांचवी व अंतिम प्रकार की अभिक्रिया के बारे में,
रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत हम दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अंग्रेजी भाषा में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होती है, अर्थात हाइड्रोजन निकलती है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का योग होना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ कम और उत्पाद की तरफ बढ़ जाना। इसी तरह से हाइड्रोजन की कमी होना, हाइड्रोजन का निकल जाना, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ ज्यादा और उत्पाद की तरफ कम होगा। तो जब ये क्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती हो और हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद की तरफ कम हो जाती हो, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आइए उदाहरण से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर सोडियम। सोडियम एक धातु है और धातु हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और अपने ऊपर एक धन आवेश लिया, यानी प्लस का चार्ज लिया। जो आवेश आया सोडियम पे वो प्लस का आया। तो हम यहाँ पर तीसरे प्रकार से भी ऑक्सीकरण को परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी तत्व का आवेश का बढ़ना, किसी भी तत्व पर आवेश का बढ़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर आवेश यहाँ पे प्लस की तरफ जाता है, जैसे यहाँ पर सोडियम धातु था 0 शून्य पर, आवेश था उसका 0, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर सोडियम आयन बना जिसका आवेश है 1+, तो यहाँ पर आवेश 0 से +1 हुआ। तो इस तरह से हम कहेंगे सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। दूसरे उदाहरण में कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ है और कॉपर में ऑक्सीजन का योग होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तीसरे उदाहरण में एसएन होता है टीन, क्लोरीन यानी टिन क्लोराइड। जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो टिन टेट्राक्लोराइड SnCl4 बनाता है। क्लोरीन की संख्या अभिकारक की तरफ टिन के साथ 2 थी, लेकिन उत्पाद की तरफ टिन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीजन जैसे तत्वों का जुड़ना। ऑक्सीजन जैसे तत्व मतलब जैसे ऑक्सीजन अपने ऊपर माइनस का आवेश लेता है, इसी प्रकार क्लोरीन भी माइनस का आवेश लेता है, ब्रोमीन भी माइनस का आवेश लेगा, आयोडीन भी माइनस का आवेश लेगा। तो प्रकार के तत्वों का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन से 4 क्लोरीन बढ़े, इस कारण हम कहेंगे टिन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। और अगर आवेश की बात करें तो यहाँ पर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन टिन के लिए, तो टिन अभिकारक की तरफ +2 आवेश में है, लेकिन उत्पाद की तरफ 4 क्लोरीन है। अब एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 4 क्लोरीन ने टिन से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो हम देख सकते हैं टिन पर आवेश +2 से +4 में बढ़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं टिन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। पांचवा उदाहरण Mn मतलब मैंगनीज, O2 ऑक्सीजन। मैंगनीज डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर उत्पाद मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और जल प्राप्त होते हैं। अब इनमें अगर हम क्लोरीन के आवेश को देखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -1 का आवेश इस क्लोरीन पर होगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन गैस के रूप में निकला है Cl2, और जब भी Cl2 हो तो उसका आवेश कितना होता है 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अभिकारक से उत्पाद की तरफ क्लोरीन का आवेश -1 से 0 की तरफ बढ़ा। तो यहाँ पे आवेश का बढ़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी होता है। तो हमने जाना ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन की कमी हो, या फिर हम कहें धन आवेश की बढ़ोतरी हो, यानी प्लस चार्ज बढ़े। या ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन जैसे तत्वों का बढ़ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड ऐसे कुछ तत्व जो अपने आप पे ऋण आवेश ले सकते हो, ऐसे तत्वों का अभिकारक से उत्पाद की तरफ बढ़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये जानते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन।
अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का योग होता है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी और विद्युत धनात्मक तत्व का योग होता है। यानी यहाँ पर हम अपचयन को 4 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, ऑक्सीजन की कमी होना। दूसरा, हाइड्रोजन का योग होना। तीसरा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की कमी, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे जिन पर माइनस का आवेश हो। जब ऐसे तत्वों की संख्या उत्पाद की तरफ कम होती है तो वहां पर पदार्थ का अपचयन होता है। चौथा प्रकार, विद्युत धनात्मक तत्व का योग। अधिकतर धातु ही धनावेश अपने ऊपर लाते हैं, जैसा कि सोडियम 1+, पोटेशियम 1+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। तो जब ऐसे तत्व जिनका धनावेश बढ़ता हुआ हो, यानी धातु, अधिकतर धातु, ऐसे तत्वों का योग हो, तब हम उस पदार्थ का अपचयन कहते हैं। जैसा कि उदाहरण FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है Fe2+, इसे बोलते हैं फेरस, मतलब कमी, और एक होता है Fe3+, इस पर है चार्ज ज्यादा, तो इसे बोलेंगे फेरिक। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन अटैच है, 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये फेरिक क्लोराइड होगा। जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर फेरस क्लोराइड, अब यहाँ फेरिक से फेरस क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त हुआ, उसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड व सल्फर। तो अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की संख्या देखें, अभिकारक की तरफ 3 और उत्पाद की तरफ 2, तो जब ऑक्सीजन जैसे तत्व यानी ऋण आवेशित तत्वों की कमी होती है तब पदार्थ का अपचयन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जैसा तत्व है क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन की कमी हुई है उत्पाद की तरफ, तो इस कारण हम कहेंगे लोहे का यानी आयरन का यहाँ पर अपचयन हुआ है। दूसरे उदाहरण में SnCl4 जैसा कि टिन क्लोराइड, Sn का मतलब टिन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राक्लोराइड। उत्पाद बनाता है टिन डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस। हम टिन के साथ क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या गिने तो यहाँ पर अभिकारक की तरफ 4 हैं और उत्पाद की तरफ केवल 2, तो यहाँ पर क्लोरीन घटे हैं, तो क्लोरीन का घटना यानी ऑक्सीजन जैसे तत्वों का घटना ही अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार हम कहेंगे यहाँ पर टिन का अपचयन हुआ है। अगले उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड CuO जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर से ऑक्सीजन हट जाती है, निकल जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। हम यहाँ पर कहेंगे कॉपर का अपचयन हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर की हट गई है। अगले उदाहरण में सोडियम धनावेशित है यानी सोडियम आयन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वापस सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाता है जिस पर आवेश होता है 0, यानी धन आवेश की कमी होना, प्लस से 0 में जाना, उसको हम बोलेंगे अपचयन। तो यहाँ पर सोडियम का अपचयन हुआ क्योंकि वहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने ऊपर जो आवेश है उसको उदासीन कर लिया है, उदासीन मतलब 0, बिल्कुल 0 कर लिया है। इस प्रकार हमने जाना अपचयन अभिक्रियाएं हम कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी, दूसरा हाइड्रोजन का योग, तीसरा माइनस आवेश वाले तत्वों की कमी, चौथा धनात्मक तत्वों का योग यानी प्लस चार्ज वाले जो प्लस आवेश लेते हैं ऐसे तत्वों का योग होना, और एक हम यहाँ देख चुके हैं प्लस चार्ज का घटना, यह भी अपचयन कहलाता है। आइए जानते हैं ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ के बारे में। ऑक्सीकारक पदार्थ अंग्रेजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं तथा क्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीकरण कराते हो। ऑक्सीकरण कराने का अर्थ है दूसरे पदार्थों में ऑक्सीजन का योग करते हो या हाइड्रोजन निकलवा देते हो और स्वयं अपचयित होते हो। अपचयित होने का अर्थ है अपने अंदर हाइड्रोजन जोड़ लेते हो या अपना ऑक्सीजन निकाल देते हो। ऐसे पदार्थों को हम ऑक्सीकारक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उदाहरण KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड, जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन गैस निकालता है। यहाँ क्लोरीन ऑक्सीकारक है
जिसके द्वारा KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड Br2 में ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि ऑक्सीकारकों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो यहाँ कहा गया है क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है और इस ऑक्सीकारक ने क्या किया है, ब्रोमीन का कराया ऑक्सीकरण। कैसे ऑक्सीकरण कराया, ब्रोमीन पोटेशियम के साथ है तो पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर लेगा ऋण आवेश, क्योंकि ब्रोमीन माइनस चार्ज एक लेता है जब वह किसी धातु के साथ जुड़ता है। तो ब्रोमीन यहाँ पे पोटेशियम के साथ जुड़ा है, पोटेशियम धातु है तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देगा और ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ऋण आवेश दर्शाएगा Br2, और Br2 पे आवेश होता है शून्य यानी उदासीन। तो यहाँ पर प्लस चार्ज बढ़ा है ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन का प्लस चार्ज बढ़ने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर ब्रोमीन का हुआ ऑक्सीकरण। लेकिन क्लोरीन था गैसीय अवस्था में, अभिकारक की तरफ शून्य आवेश। लेकिन जब उत्पाद में देखा तो वह पोटेशियम के साथ जुड़ गया। अब पोटेशियम के साथ जुड़ने पर उसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ा, जिसके कारण उस पाया ऋण आवेश। यहाँ पर धन से ऋण की तरफ आवेश घटा है, तो यहाँ पर आवेश घटा है शून्य से -1। तो इस तरह हम कहेंगे क्लोरीन का यहाँ पर हुआ अपचयन। तो हम यही कह रहे हैं, जो पदार्थ स्वयं का अपचयन कराता है और दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कराता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में क्लोरीन एक ऑक्सीकारक पदार्थ हुआ, जिसने स्वयं का कराया अपचयन और ब्रोमीन का कराया ऑक्सीकरण। दूसरे शब्दों में हम ऑक्सीकारक पदार्थ को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन मतलब रिडक्शन, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। अब ये जो परिभाषा है ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है। हम कह रहे हैं वह पदार्थ जो अपना अपचयन कराता है, और अपचयन करने का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, या तो हाइड्रोजन का योग होना, ऑक्सीजन का निकलना, या इलेक्ट्रॉन का योग होना। तो यहाँ पर यह परिभाषा दी गई है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के आधार पर या अपचयन होने के आधार पर। जो पदार्थ अपना अपचयन कराए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, वह कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ। अभिक्रिया से देखते हैं, आयोडीन यहाँ पे आयन में है, आयोडाइड आयन। ब्रोमीन यहाँ पे Br2 है जिस पर आवेश होगा शून्य। अब यहाँ पर ब्रोमीन माइनस में आ चुका है और आयोडीन शून्य में। तो यहाँ पर हम कहेंगे ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जिसके कारण ब्रोमीन का आवेश ऋणायन हुआ, और आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिसके कारण आयोडीन का आवेश शून्य की तरफ आया। तो इस प्रकार हम कहेंगे ब्रोमीन अपना यहाँ पर अपचयन करा रहा है और आयोडीन का ऑक्सीकरण करा रहा है। अब जो पदार्थ दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराता है वही पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार ब्रोमीन यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार यहाँ Br2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्यों है? तो इस तरह से हम कहेंगे यहाँ ब्रोमीन ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए Br2 ऑक्सीकारक होगा। तो आइए जानते हैं अपचायक पदार्थ के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देते हैं तथा क्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन कराते हैं और स्वयं का ऑक्सीकरण कराते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन आदि। उदाहरण HgCl2। Hg प्रतीक होता है मर्क्यूरी का। अब मर्क्यूरी में दो कंडीशन आती हैं, Hg1+ और Hg2+। अगर Hg1+ है तो इसको हम मर्क्यूरस कहते हैं, मर्क्यूरस आयन, और Hg2+ को मर्क्यूरिक आयन कहते हैं। जिस पर ज्यादा आवेश होगा उसमें नाम में पीछे इक की आवाज आती है, और जिस पर कम आवेश होता है उसके नाम के पीछे अस की आवाज आती है, मर्क्यूरस। तो यहाँ पर Hg दो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। अब दो क्लोरीन के जुड़ने का मतलब है यहाँ पर Hg2+ होगा, क्योंकि दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरी से ग्रहण करेंगे।
तो इस प्रकार हम इसे कहेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड। SnCl2 यहाँ पर होगा स्टेनस क्लोराइड, या फिर हम इसको टिन क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर Hg2Cl2 इसके साथ SnCl4 बने। अब यहाँ पर Sn के साथ 2 क्लोरीन से बढ़कर 4 क्लोरीन हुए, Sn के साथ 2 क्लोरीन से बढ़कर 4 क्लोरीन। और क्लोरीन ऑक्सीजन जैसा एक तत्व है जो कि माइनस आवेश में होता है। तो ऑक्सीजन जैसे तत्वों का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे यहाँ पर SnCl2 का हुआ ऑक्सीकरण। इसी प्रकार Hg यहाँ पर है +2 में, क्योंकि 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ Hg2Cl2 है तो Hg यहाँ पर है +1 में। तो यहाँ पर धन आवेश घटा है, और धन आवेश घटने का मतलब अपचयन होना। तो जो पदार्थ दूसरे का अपचयन कराता है, स्वयं का ऑक्सीकरण कराता है, जो पदार्थ दूसरे का अपचयन और स्वयं का ऑक्सीकरण कराता है, वही पदार्थ अपचायक पदार्थ कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार SnCl2 इस अभिक्रिया का अपचायक पदार्थ है, क्योंकि यह स्वयं का ऑक्सीकरण करा रहा है और मर्क्यूरी का अपचयन करा रहा है। तो यहाँ लिखा है स्टेनस क्लोराइड SnCl2 का स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 में ऑक्सीकरण एवं मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 का मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 में अपचयन हो रहा है, अतः SnCl2 अपचायक है। आइए देखते हैं दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार अपचायक पदार्थ को परिभाषित कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहता है। अपना ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन कराता हो वही पदार्थ अपचायक पदार्थ होता है। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का अर्थ है अपने ऊपर धन आवेश को बढ़ाना, जैसे कि सोडियम। सोडियम एक धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर एक धन आवेश को लेता है। तो इस तरह से हम कहेंगे यहाँ पर सोडियम एक अपचायक होगा। तो यहाँ दिखाया गया है Fe3+ फेरिक आयन, आयोडीन माइनस में है यानी आयोडाइड आयन। अब यहाँ पर Fe2+ में है और आयोडीन यहाँ पर 0 यानी उदासीन है। तो यहाँ पर Fe ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तब वह +3 से +2 में आया, और यहाँ पर आयोडीन ने अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, कम किए हैं, तब वह 0 में गया, क्योंकि माइनस आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना। तो इस तरह से हम कहेंगे आयोडीन ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वही अपचायक होता है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया का अपचायक I- यानी आयोडाइड आयन होगा। कि I- यानी आयोडाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर I2 बनाता है, अतः आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है। ये दिखाया है ऑक्सीकरण होता हुआ, इसलिए यहाँ I- अपचायक के रूप में कार्यरत है। तो हम आसानी से अपचायक व ऑक्सीकारक पदार्थ को पहचान सकते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं का अपचयन कराता है व दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण। अपचायक पदार्थ अपना ऑक्सीकरण कराता है और दूसरे पदार्थों का अपचयन करता है। अब जानते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी हम सबके जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसके अंदर हम 2 हेडिंग पढ़ते हैं। पहला विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, दूसरा संक्षारण यानी कोरिजन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी ऑफ फूड। जीवन में देखते हैं जैसा कि बिस्कुट नमकीन के पैकेट होते हैं और हम उन्हें खोल के रख देते हैं तो वे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पसीज जाते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद व उनकी जो महक है वो बिल्कुल बदल जाती है और वे खाने योग्य बिल्कुल नहीं रहते। तो इसी चीज को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने स्वाद व गंध में परिवर्तन कर लेते हैं और जिसके कारण वे खाने योग्य नहीं रहते, इस क्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। अधिकतर उन्हीं पदार्थ का विकृत गंधिता होता है जिनमें तेल या वसा उपस्थित होता है, जैसे बिस्किट, नमकीन, चिप्स आदि।
तो हमने जाना विकृत गंधिता एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने स्वाद व गंध में परिवर्तन कर लेते हैं और खाने के योग्य नहीं रह जाते। जानते हैं विकृत गंधिता को रोकने की कुछ विधियां। विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है। प्रथम, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन। इसका मतलब है दैनिक जीवन में हम दूध को गर्म करते हैं, वह ठंडा हो जाता है, दोबारा गर्म करते हैं, फिर ठंडा हो जाता है। तो ताप मतलब उसको गर्म किया, निम्न ताप गर्म किया, उसके बाद उसको प्रशीतन ठंडा किया। तो इस क्रिया द्वारा खाने का जो एक दर है अभिक्रिया करने का वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना लंबे समय तक खाने योग्य रह सकता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। ऐसे कुछ बर्तनों में खाने को रखना जो एयर टाइट हो। एयर टाइट कंटेनर्स का उपयोग करना, जैसा कि नमकीन बिस्किट के लिए टाइट डिब्बे। में कहा गया है भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना, यानी सूर्य के प्रकाश में आने से सारी अभिक्रियाएं हैं जो सुचारू हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। वहां पर क्या है, सूर्य के प्रकाश है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो अभिकारकों को ऊर्जा देता है अभिक्रिया करने के लिए। तो हमें क्या करना है, खाने को सूर्य के प्रकाश से जितना दूर हो सके रखना है। चौथा बिंदु, खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं मार्केट के कुछ खाने के पदार्थ आते हैं जो कि पैकिंग में होते हैं, जैसे कि नमकीन हुए, चिप्स हुए, तो उनके पैकेट फुले होते हैं। तो उन पैकेटों में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कारण यह है, नाइट्रोजन गैस एक अक्रियाशील गैस है जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखती है, उनके साथ अभिक्रिया नहीं करती। पांचवा, प्रतिऑक्सीकारक जैसे BHA ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी एनिजोल तथा BHT ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी टोल्यूइन का उपयोग करना। यानी हम यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो प्रतिऑक्सीकारक हो। प्रतिऑक्सीकारक का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटाने वाले। तो उनके उदाहरण है BHA और BHT। इनका जो फुल फॉर्म है वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो हमने जाना विकृत गंधिता को रोकने की कुछ विधियां, जिसमें पहला था खाने को पकाकर ठंडा करना, दूसरा वायुरोधी पात्रों में रखना, तीसरा खाद्य पदार्थ को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से बचाना, चौथा खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स हैं उनमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना, पांचवा प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों का उपयोग करना जो ऑक्सीजन को प्रतिरोध करते हैं यानी रोकते हैं। इसके उदाहरण BHA और BHT हैं।